अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। कल आप लोगों ने कुछ पढ़ा? क्या हैंडआउट सब लोगों के पास है? ठीक है, क्योंकि हैंडआउट इसलिए ज़रूरी है कि कल तक तो अप्रोच ये थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो यहाँ पे दिखाऊँ और वही सारी बातें आपके पास भी मौजूद हों। फिर मैं सोचा जब आपके पास डिटेल मौजूद है, तो फिर मैं यहाँ थोड़ा-सा ग्राफिकल इंटरफेस के साथ आ जाता हूँ ताकि जो है वो जो डिटेल से पढ़ने वाली चीज़ है वो सामने और जो समझने वाली चीज़ है वो एक सफ़े पे यहाँ डायग्राम से चीज़ समझ आ रही हो। तो इसलिए मैं पूछा था कि हैंडआउट सबके पास है। कल हमने एश्योरेंस के बेसिक्स देखे। एश्योरेंस की डेफिनेशन देखी, रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन देखी, लिमिटेड एश्योरेंस की डेफिनेशन देखी, अटेस्टेशन को समझा जिसमें हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी डिबेट भी हुई और बड़ा जद्दोजहद के बाद हमें फाइनली रियलाइज़ हुआ कि वो ऑडिट जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे वो एक अटेस्टेशन एंगेजमेंट थी। लेकिन चूंकि उस वक्त तक हमें ये बाइफरकेशन क्लियर नहीं थी तो हम बस उसको बस ऑडिट और एक एश्योरेंस मान लेते थे। लेकिन एक्चुअली कल हम पे ये राज खुला कि वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट नहीं थी, वो अटेस्टेशन एंगेजमेंट थी और ये स्टैंडर्ड भी अटेस्टेशन एंगेजमेंट है। यानी कि इन्होंने किया ये है कि अपने आप को बहुत हद तक ऑडिट से रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। फिर हमने कहा था कि यहाँ लिमिटेड, रीजनेबल और दोनों का मिक्स अप्रोच टाइप की असाइनमेंट भी हो सकती है। तो कल हमारा ये सारा मामला था, इंट्रोडक्शन हुए थे और हमने समझा था कि आपने इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट कौन सी फॉलो करनी है और अगर कहाँ-कहाँ डिपार्ट कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो आपने कहाँ बताना है। आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी का कोई सवाल? दूसरे पेज पे सबसे पहली लाइन लिखी हुई है। दूसरे पेज पे सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, अटेस्टेशन एंगेजमेंट। आप कल क्लास में थे? ठीक है। इसमें क्या कन्फ्यूजन क्या है? इससे डायरेक्ट एंगेजमेंट वाली फीलिंग आ रही है? पार्टी अदर देन प्रैक्टिशनर। इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि कोई और है जिसने ये काम कर लिया है। हाँ, यानी कि उन्होंने मय्यर कर लिया। यानी फॉर एग्जांपल उन्होंने देखें, जब मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एक वैल्यूएशन होनी चाहिए, तो क्या मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाने से पहले ऑडिटर से कहती है कि आप बताएं वैल्यूएशन होनी चाहिए या नहीं? मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाने से पहले समझती है, इवैल्यूएट करती है, मेजर करती है और सारा कुछ उठा के कागज पे प्रेजेंट करके कहती है हमने ये बड़ा अच्छा बना लिया है। फिर ऑडिटर ने उस कागज को वैलिडेट करना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस पे इनकी वैल्यूएशन, मेजरमेंट और वो सारा कुछ है, वो सही से इन्फॉर्मेशन दे रही है या नहीं दे रही। तो अटेस्टेशन में बेसिकली प्रैक्टिशनर नहीं है, प्रैक्टिशनर से अलावा कोई है जिसने काम किया है और वो उसको असर्ट कर रहा है कि हाँ भाई ये मेरी तरफ से सही है। और ऑडिटर फिर इसको देखेगा कि इनकी असर्शन सही है या नहीं है। शायद आपको कैफ में कॉन्सेप्ट याद है, एक असर्शन का कॉन्सेप्ट होता था। असर्शन मैनेजमेंट के क्लेम होते थे जिनको हम वेरीफाई करते थे। तो जब हम वेरीफाई कर लेते थे तो हम ये कहते थे फाइनेंशियल सही बने हुए हैं। टेक्निकली हम कहना ही चाहते थे, मैनेजमेंट वाले सच बोल रहे थे। जब वो कहते थे ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाई, हमने प्रेजेंट की और इसमें हमने सारी चीजें बताई हैं, तो हम कंफर्म कर रहे होते हैं उनकी असर्शन कि वो सही है। जी, गुज़िश्ता दिन से रिलेटेड कोई सवाल? आज हमारा आखिरी सबसे छोटा लेक्चर। क्या ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत है? आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसा नहीं है। आपका एक अच्छा ओवरऑल कॉन्सेप्ट होना चाहिए और आप इवन पेपर से पिछले दिन भी एक दफ़ा तेज़ी से आप अगर स्किम कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जब आपके पास किताब मौजूद हो, तो आपने क्या किया, हर पोर्शन में कुछ कीवर्ड्स को हाइलाइट करके रखा हुआ है। अब इतने ज़बरदस्त टूल्स अवेलेबल हैं कि आप किसी भी चैप्टर की एक वन पेजर समरी तो बना ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये सारा का सारा उठा के जीपीटी को दें, सारा का सारा उठा के जेमिनी को दें, आप वो नोट एलएम को दें, बहुत सारे नोटबुक एलएम को दें, ठीक है? आप उसको ये डाटा प्रोवाइड करके उसे कहें मुझे एक वन पेजर इन्फोग्राफिक्स चाहिए या मुझे एक माइंड मैप चाहिए, तो होगा ये कि पूरे चैप्टर को देखेगा और उसकी की पॉइंट्स बना-बनू के आपको एक सफ़े पे उसकी एक वो शक्ल दे देगा जो आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए है। मैं एक दफ़ा फिर याद करा दूँ, ये लॉ नहीं है और ये ओपन बुक भी नहीं है। जब लॉ ओपन बुक नहीं होता तो रट्टा मारना होता है, जब ओपन बुक होता है तो लॉजिक में जाना होता है। ये ओपन बुक भी नहीं है और ये लॉ भी नहीं है। इसको क्राइम नहीं करना। इसका ये मतलब नहीं कि पेपर में आप जाएँ तो आपको पता ही ना हो कि रीज़नेबल एश्योरेंस क्या है। लेकिन आप याद करें, आपने कैफ में एक दफ़ा रीज़नेबल एश्योरेंस पढ़ी थी और उसके बाद से कितना अर्सा गुजरने के बाद जब मैं क्लास में रीज़नेबल एश्योरेंस बोलता हूँ तो आपको पता होता है। आपने कैफ में पहली दफ़ा वर्ड प्रोफेशनल जजमेंट पढ़ा था, बट आज भी आपके ज़हन में है। क्यों? क्योंकि वो पेपर लॉजिकल था। तो इधर भी ये है कि जो आप पढ़ चुके होंगे वो ज़हन में होगा। हाँ, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको अपना ज़ाती खौफ खत्म करना होगा कि भई मैं ग्रेड सी तैयार करके जा रहा हूँ या नहीं, तो यू नीड समथिंग जिसको आप तेज़ी से देख के गए हो कि हाँ भाई ये मैंने देखा हुआ है। मैं इसलिए बार-बार याद कराता हूँ कि सबसे पहला जो बेंचमार्क हमने सिलेबस में देखा था दैट वाज़ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग अगर है तो कहानी आगे बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप अवज़ार हो रहे होंगे कि यार ये 27 सफ़े की ये चैप्टर है, 18 सफ़े का अगला चैप्टर है, किस-किस को रट्टा मारें, कितना रट्टा मारें। तो रट्टा इंशाअल्लाह ताला नहीं लगाना, हाँ, मैप्स ज़रूर बना लेने। क्लियर? पेज 1 में एक लास्ट लाइन है, अल्लाह खैर करे। लिमिटेड एश्योरेंस के अंदर ये लास्ट लाइन कहाँ से शुरू हो रही है? टू बी मीनिंगफुल से। असल में ये पीछे से उन्होंने उसको कनेक्ट किया है ना, यानी हम ये कहते हैं कि एक इस लेवल की एश्योरेंस लेनी है जिससे ये चीज़ें मीनिंगफुल हो जाएँ। टू बी मीनिंगफुल द लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन्ड बाय प्रैक्टिशनर इज लाइकली टू एनहांस द इंटेंडेड यूजर्स कॉन्फिडेंस अबाउट द सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन टू अ डिग्री दैट इज क्लियरली मोर इनकॉन्सिक्वेंशियल। अगेन मेरी मजबूरी क्या है, ये डेफिनेशन थी तो मैं इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। अदरवाइज़ स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो थोड़ा-सा ज़्यादा एलैबोरेटिव वे में एक चीज़ बताना चाह रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपने एक इस लेवल की एश्योरेंस हासिल कर लेनी है जिससे चीज़ें मीनिंगफुल रहें। और मीनिंगफुल का क्या मतलब है? मीनिंगफुल का मतलब ये है कि आपको उसको देख के ओवरऑल बहुत ज़्यादा घबराहट ना हो रही हो, कम से कम उससे बेहतर हो जो ना होने से, जो एश्योरेंस ना दी जाती। तो कल हम लोगों ने इस पे बात की थी कि एश्योरेंस ना देने से लिमिटेड एश्योरेंस देना बेहतर है। लेकिन लिमिटेड एश्योरेंस और रीज़नेबल एश्योरेंस में क्या बेहतर है? रीज़नेबल। तो बेस्ट है रीज़नेबल एश्योरेंस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लिमिटेड जो है वो बिल्कुल गलत बात है, बहुत ही गंदी बात है। कुछ ना होने से बेहतर है लिमिटेड। तो वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ना होने से बेहतर है कि आप कम से कम लिमिटेड की तरफ आ जाएँ। जी, कोई कन्फ्यूजन जो आप पढ़ के आए, कोई सवाल? क्या हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? लें जी, बेस हमें समझ आ गई है, अब कहानी से एक स्टेप आगे जाने लगी है। अब आप जाएँगे, आप असाइनमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। जब आप इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे तो उस वक्त की कुछ ओवरऑल डिस्कशन अभी है और थोड़ा-सा आगे जाके हम स्पेसिफिकली प्री कंडीशन और स्पेसिफिकली एंगेजमेंट टर्म्स वगैरह की तरफ आएँगे। लेकिन इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, आज का जो हमारा टारगेट है दैट इज़ ओवरऑल क्वालिटी कहाँ है इस सारे मामले में।
जब आप एक एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करते वक्त आपने ऐसी क्या एहतियात करनी है जिससे आप एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड कर सकें, और देन फिर हम देखेंगे कि क्वालिटी के कौन-कौन से बेंचमार्क हैं जो इसमें पूरे होंगे। यानी कि आज का हमारा टारगेट है कि इन एनी एश्योरेंस एंगेजमेंट जो सस्टेनेबिलिटी को डील कर रही है, हम क्वालिटी को कैसे इंश्योर करेंगे। तो कहानी बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले ओवरऑल एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस से रिलेटेड अगर मैं एक ओवरऑल डिस्कशन की बात करूं, तो क्या आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, कुछ अर्से पहले उन्होंने आपको बुला के कहा कि जी हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ये क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या चीज़ होती है, और ऊपर से हमारा जो हेड ऑफिस है वो कहता है कि तुम लोग अपनी ईएसजी रिपोर्ट बनाओ। पता नहीं ईएसजी रिपोर्ट क्या है। आपने कहा कोई मसला नहीं है, खैर है। उन्हें नहीं बताया कि आपने जो गूगल पे सर्च करना है हम कर लेंगे गूगल पे सर्च। आप पहुंचे, आपने कहा जी बताएं आपको ये चीज़ बना के देनी है, आपने बना के दे दी, बड़ी बेहतरीन सी चीज़। तो 4 महीने बाद क्लाइंट ने दोबारा आपसे रब्ता किया, उसने कहा आपने चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त बना के दी थी, लेकिन वो जो ज़ालिम हमारा सिंगापुर वाला जो हेड ऑफिस है, वो ये कहते हैं कि इसको पाकिस्तान में किसी से एश्योरेंस दिलवा के दो। आपने कहा मसला ही कोई नहीं, हमारे हाथ की बनी हुई चीज़ है, हम बड़े अच्छे तरीके से एश्योरेंस दे देंगे आपको। कुछ गलत तो नहीं हो रहा? आपकी इंडिपेंडेंस सेट हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब भी एक्सेप्टेंस की बात आएगी तो जो सबसे पहली चीज़ आपके ज़हन में आनी चाहिए दैट शुड बी इंडिपेंडेंस। खास तौर पे जब आप उनसे वो असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या एथिकली कोई मसला तो नहीं? वही ऑडिट वाले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कोई थ्रेट तो नहीं? आपकी कोई यारी दोस्ती तो नहीं? आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव तो नहीं? किसी किस्म का थ्रेट तो नहीं है? तो एक्सेप्टेंस के वक़्त आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स की सैटिस्फैक्शन बड़ी ज़रूरी है, खास तौर पे इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई कि क्लाइंट के साथ हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है और हमारे ऊपर फ़र्ज़ करें किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है। अगली क्या चीज़ देखनी है? क्या मेरी टीम कॉम्पिटेंट है? क्या मेरे पास टाइम अवेलेबल है? मुझे उन्होंने कहा है कि जी आप आएँ, हम लोग जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और हमारी उसके अंदर कुछ सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन है जिसका आपने आके एश्योरेंस देनी है। अब मुझे पता ही नहीं ऑयल एक्सट्रैक्शन की दुनिया क्या होती है, और मेरे साथ टीम मेंबर्स में भी कोई ऐसा मौजूद नहीं है जिसको पता हो कि ये क्या दुनिया है। हो सकता है मैं सोचूँ कोई बात नहीं 10 एक्सपर्ट ले जाऊँगा, काम चल जाएगा। लेकिन क्या मैं सफिशिएंटली इन्वॉल्व रहूँगा? अगर मैं सफिशिएंटली इन्वॉल्व नहीं रहूँगा तो इसका मतलब आई डोंट हैव दैट कॉम्पिटेंस अवेलेबल। कॉम्पिटेंस का मतलब है मैंने पूरी टीम को देखना है, और टीम में कौन लोग शामिल हैं? जो एंगेजमेंट का लीडर है और जो उसके साथ रिसोर्स हैं, प्लस कुछ रिसोर्स आप बाहर से पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल उनका इंटरनल ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी और प्रैक्टिशनर के साथ किसी किस्म का अलायंस हो सकता है या उसके काम के किए हुए काम से आगे जा सकते हैं। तो आपने ओवरऑल देखना है कि क्या आपकी टीम के पास कॉम्पिटेंस है? अच्छा जी, कॉम्पिटेंस तो है, हमारी टीम में 2-3 लोग हैं, बड़े तूफ़ानी किस्म के आदमी हैं, लेकिन इस वक्त वो ऑडिट्स में है। वो ऑडिट्स कर रहे हैं, ऑडिट्स की डेडलाइन आई हुई है। इसकी डेडलाइन इतनी ज़्यादा है नहीं, तो हमने क्लाइंट से कहा हाँ ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम अभी वर्किंग कर रहे हैं। और अब क्लाइंट को हम कह रहे हैं कि हम 2 महीने से वर्किंग कर रहे हैं और 2 महीने तक हमने कोई काम नहीं किया, हमारी टीम वाले तो ऑडिट खत्म कर रहे थे। तो स्टैंडर्ड कहता है ये बड़ी गंदी बात होगी। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, आपके पास कॉम्पिटेंस अवेलेबल नहीं है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो एक कंसिडरेशन हो गई कि हम एथिक्स की तरफ सोच रहे हैं, एक कंसिडरेशन हो गई हम टीम की कॉम्पिटेंस और टाइम की अवेलेबिलिटी को सोच रहे हैं। एक प्री कंडीशंस और टर्म एस्टैब्लिश हुई या नहीं हुई? याद है ऑडिट में पहले कुछ प्री कंडीशंस होती थी, फिर उनके साथ टर्म सेट की जाती थी। इसके स्पेसिफिक एरिया में हम थोड़ा-सा बाद में घुसेंगे। जब हमारा अगला लेक्चर होगा तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि वो प्री कंडीशंस क्या होती हैं और वो टर्म्स किस तरह से सेट करनी है। यहाँ ये ओवरऑल मैप में फिलहाल एक छोटी-सी बात है। तो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के वक़्त आपने क्या करना है? आपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को देखना है, आपने अपने आप को देखना है और आपने देखना है कि क्या प्री कंडीशंस और वो टर्म्स वगैरह एस्टैब्लिश हुई हैं। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, तो वी मस्ट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। अब अगेन ये मैप के बाद ज़हन में नक्शा बनेगा, लेकिन जब आप जाके नोट्स को देखेंगे तो नोट्स में ये वाली चीज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी हुई होगी। नोट्स या किताब की अलग मजबूरी है, लेकिन क्लास के अंदर तो फ्लो चार्टिंग यूज़ की जा सकती है और टूल भी छुपाया ही नहीं। क्योंकि ज़ाहिर है ऑब्वियसली जब टूल अवेलेबल है तो क्यों दोबारा से जो है वो सारा वो काम किया जाए। तो कल तक मैं इस ओपिनियन पे था कि ठीक है मैं सारा कुछ जो सामने लिखा होता है डिस्क्रिप्टिव आपके सामने हो। फिर मैंने सोचा कि जो जो प्रोफेशनल्स हैं मेरे सामने, ये कैफ के वो बच्चे तो नहीं है जिनको एक्जेक्टली लाइन बाय लाइन यहाँ पढ़ाया जाए कि क्या लिखा हुआ है। क्या मैं ये इतना भरोसा कर सकता हूँ कि यहाँ से एक ओवरऑल मैप देखने के बाद आप उसको अपने पास ट्रेस कर लेंगे? नहीं तो अगले दिन तो मैं मौजूद ही हूँ। आप अगले दिन आके कह सकते हैं सर वो वाली बात नहीं नज़र आ रही थी कहीं, वो क्या बात थी वो ज़रा थोड़ा-सा बता दें। तो मैं ऑनवर्ड एश्योरेंस के स्टैंडर्ड को इस तरह से वर्कआउट किया है कि मैं इस तरह की डायग्राम्स और फ्लो चार्ट और छोटे-छोटे से इंफोग्राफिक्स यूज़ करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ। इससे आपका मैप भी अच्छा बनेगा और अगेन आप रट्टे से बाहर निकल के एक कॉन्सेप्चुअल उसमें आ सकेंगे। फिर क्या होगा, आप अपनी वो वाले हैंडआउट में फॉर एग्जांपल आपने हैंडआउट में देखा 6 लाइनें लिखी हुई हैं, आपने ये चंद कीवर्ड्स वहाँ पे हाइलाइट कर दिए। तो आपको हो गया कि हाँ, ये वाली चीज़ इस तरह से समझ आ गई है। और ये स्लाइड जितनी भी हैं साथ-साथ उसमें तो जा ही रही होती हैं हैंडआउट्स में, जो आपके पास गूगल ड्राइव मौजूद है। तो ये बात समझ आई, लेकिन थोड़ा-सा अलर्ट है। ब्रेक लगा दें। अगर एंगेजिंग पार्टी कोई स्कोप लिमिटेशन आप पे लगा दे जिसकी वजह से आपको अल्टीमेटली एंड पे घबरा के डिस्क्लेमर ही देना पड़ रहा हो। आप एश्योरेंस देने आए हैं और एश्योरेंस देते हुए आपने कहा कि ठीक है जी हम एश्योरेंस देंगे, किस चीज़ पे एश्योरेंस देनी है? उन्होंने कहा जो हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है ना, इनकी हमने एक स्टेटमेंट बनाई है, आपने इसके ऊपर हमें एक एश्योरेंस देनी है। आपने कहा अच्छा ज़बरदस्त, तो फिर आपकी यूटिलिटी के क्या खर्चे और फलाना-फलाना आप सारी इन्फॉर्मेशन देंगे? उन्होंने कहा जी वो कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है, वो हम चाहते नहीं है ये आपसे शेयर करें। भई आप प्रैक्टिशनर हैं, आप 4 और इदारों में भी जाते हैं, कल को हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ लीक कर दी तो क्या होगा? तो आपने एश्योरेंस देनी है लेकिन हम आपको डाटा नहीं देंगे। तो ऑर्डर या ये प्रैक्टिशनर कहेगा कि भाई फिर मुझे बुला क्यों रहे हो? तो ये एक हार्ड स्टॉप है। ये एक एब्सोल्यूट नो है। अगर वो आपको बुला रहे हैं बट बुलाते हुए आपके स्कोप पे इस लेवल की लिमिटेशन लगा रहे हैं कि अल्टीमेटली आप बेचारे तंग आके डिस्क्लेमर ही देंगे, भाई मैं सॉरी किसी किस्म की ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इतना डाटा ही अवेलेबल नहीं है। तो अगर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस मुझे पता लग जाए तो दैट इज़ अ नो। मुझे वो असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी। क्या एक्सेप्टेंस से रिलेटेड ओवरऑल बात समझ आ रही है? एक्सेप्टेंस की ये सारा ये जो लॉजिकल फ्रेमवर्क है इसको तो ज़हन में रखना ही रखना है। प्लस आपने देखना है कि क्या लॉज़ एंड रेगुलेशंस मीट हो रहे हैं।
फर्ज करें उनके किसी लॉ ने कहा था कि इस तरह के काम के लिए इस किस्म के सर्विस प्रोवाइडर को लेके आना, और हम उस किस्म के सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जांपल ना हो। फॉर एग्जांपल वो एक बड़ी ही स्पेसिफिक किस्म की असाइनमेंट हमसे अटेस्ट करवाना चाहें, और वो वाली असाइनमेंट के लिए किसी लॉ ने कहा हो कि ये असाइनमेंट देने के लिए बंदा कम से कम इस लेवल का क्वालिफाइड होना चाहिए। तो अगर हम उस लेवल पे क्वालिफाइड नहीं है, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अपनी जगह होने के बाद भी अगर लीगल कंप्लायंस नहीं है तो गलत है। इस वक्त लीगल कंप्लायंस थोड़ी सी हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी हमारे कानून ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम नहीं किया। बट ग्रेजुअली जिस तरह से कानून इसमें एंटर होता चला जाएगा, वैसे वैसे जिस तरह से ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के वक्त कंपनीज एक्ट के रूल्स को भी देखते हैं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी देखते हैं, रूल बुक लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज को भी देखते हैं, इसी तरह से फिर इस तरह के एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस के वक्त भी कुछ ना कुछ कवानीन देखने पड़ेंगे। तो स्टैंडर्ड ने भी कह दिया कि आपने ये सारी चीजें देखनी है, और ओवरऑल आपने देखना है कि क्या फर्म की एक्सेप्टेंस पॉलिसीज और ये सारी चीजें जो इसके मुताबिक फॉलो हो रही हैं, और फर्म की पॉलिसी के अंदर कहीं ना कहीं बड़ा क्लियर कट होना चाहिए कि हमने क्लाइंट को देखना है, अपने आप को देखना है, एंड लॉज एंड रेगुलेशंस को देखना है कि हम किसी की नॉन कंप्लायंस तो नहीं कर रहे। तो क्या एक्सेप्टेंस से रिलेटेड बात समझ आ रही है? जी, अगेन आपको वर्ड कंक्लूजन से एतराज है या उससे? ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखनी है, थ्रू आउट जब हम ये एश्योरेंस का स्टैंडर्ड पढ़ रहे होंगे, तो बजाय इसके कि बार बार डबल लैंग्वेज यूज की जाए, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन, वट एवर द केस में भी, हम एक लफ्ज से काम चला लिया करेंगे। हाँ, यानी कि अब इस टाइम पे जो है ना, वो हम हर जगह अगर हम बाइफरकेट करने बैठेंगे कि ये वो वाली असाइनमेंट है या वो वाली असाइनमेंट है, तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे। तो अगर तो आते साथ ही आपको लग रहा है कि नहीं, आपको एंड पे मजबूरन बताना पड़ेगा कि मैं किसी किस्म की ओपिनियन नहीं दे सकता, ओपिनियन ना दे सकने को डिस्क्लेमर कहते हैं, तो क्या ये एक ओपिनियन है? ये कंक्लूजन है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं ओपिनियन नहीं दे सकता। तो ओपिनियन पे पहुंच जाना ओपिनियन है, और ओपिनियन पे ना पहुंचना एक नतीजा है कि मैं ओपिनियन पे नहीं पहुंच पा रहा। तो बेसिकली इस टोन में बात हो रही है। क्या एक्सेप्टेंस वाली बात समझ आ रही है? अगले स्टेप पे जाते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट को हमने देखना है। हमने बेसिकली अब समझना ये है कि जब आप ये एंगेजमेंट देने आ रहे हैं, तो क्वालिटी किस लेवल की है? क्वालिटी फर्म लेवल पे भी होती है, और फर्म लेवल की क्वालिटी से क्या मुराद है? फर्म की ओवरऑल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, फर्म ओवरऑल चीजों को किस तरह से लेके चल रही है। इस स्टैंडर्ड ने फर्म लेवल की क्वालिटी पे ज्यादा काम नहीं किया। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड में भी क्या होता है कि फर्म लेवल से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके लिए अब उन्होंने क्वालिटी के अलग स्टैंडर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। शायद थोड़ा सा आपको आइडिया हो, ISQM1, ISQM2, आपने किसी जमाने में ISQC1 पढ़ा होगा, आपने ISA 220 पढ़ा है? ISA 220 एक इंडिविजुअल ऑडिट की क्वालिटी की बात करता है, और ISQC1 फर्म लेवल की क्वालिटी की बात करता था। इन्होंने ISQC सीरीज खत्म कर दी, अब उसकी जगह नई सीरीज आई है ISQM। तो होना ये है कि जो फर्म लेवल की चीजें हैं ना, ये चली जानी है उस तरफ। तो यहाँ इस स्टैंडर्ड में हमारी जो ज्यादा डिबेट होगी वो होगी एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी। अगर फर्म लेवल की क्वालिटी की बात करें तो बेसिकली 8 पिलर्स हैं जिनको हमने जहन में रखना है, लेकिन इनके ऊपर डिटेल से बात यहाँ नहीं करनी। हाँ, एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी पे जाएंगे तो डिटेल से बात करेंगे। फर्म का ओवरऑल रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर कैसा है, नए से नए आने वाले रिस्कों को कैसे समझते हैं और किस तरह से चीजों को देख रहे होते हैं। फिर आपकी गवर्नेंस और लीडरशिप, पहली बातें इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन S1 S2 पढ़ने के बाद ये अल्फाज हमें ज्यादा समझ आते हैं। देन रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स को देखना, देन ओवरऑल लेवल पे जितनी भी एंगेजमेंट्स उसको एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने का जो प्रोसीजर है, जितनी भी एंगेजमेंट्स उनकी परफॉर्मेंस को देखना, उसमें रिसोर्सेज को देखना, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को देखना, और मॉनिटरिंग वगैरह का एक निजाम बनाना कि जहां जहां जो जो चीजें होंगी वो आप तक रिपोर्ट हो। मैं इनमें से किसी भी चीज की डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा कि एंगेजमेंट लेवल के अंदर हम जाएंगे तो हम इनमें से अक्सर चीजों का जिक्र करेंगे। तो फर्म लेवल पे बेसिकली 8 पिलर्स हैं क्वालिटी के। फर्म ओवरऑल कैसे खतरे को आइडेंटिफाई करती है कि कहां कहां क्वालिटी खराब हो सकती है, फर्म की गवर्नेंस और लीडरशिप चीजों को किस तरह से लेके चल रही है, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, फर्म अपने काम करते हुए एथिक्स को कितना फॉलो कर रही है, एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस, फर्म के अंदर जितनी भी तरह की एंगेजमेंट्स आती हैं उसकी एक्सेप्टेंस और कंटीन्यूअस के ऊपर प्रोसीजर्स हैं, फर्म जितनी भी एंगेजमेंट्स दे रही है उन एंगेजमेंट्स की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। फर्म लेवल पे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में ना होने के बराबर डिस्कशन होती है, लेकिन जब हम इसके इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तो फिर हम इसकी डेप्थ में जाकर देखेंगे कि ये क्या है और किस तरह से चीज़ों को लेकर चलेगा। रिसोर्सेज, थोड़ी देर पहले हमने बात की, कंपिटेंट हैं, कैपेबल हैं। इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की जो आपकी नीड है, जो आप डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, एक्सटर्नल दुनिया के साथ कर रहे हैं, वो क्या है, और आपके अपने फर्म के अंदर मॉनिटरिंग का क्या निजाम है, क्या आपकी फर्म साथ साथ मॉनिटर करती रहती है कि हम जिन जिन क्लाइंट्स को देख रहे हैं वहाँ हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं नहीं दे रहे, और अगर कुछ गड़बड़ नजर आती है तो कोई रेमिडिएशन का कोई सिस्टम है या नहीं है। तो ये 8 पिलर्स हैं, आपको किताब में एक छोटी सी लिस्ट सी नजर आ जाएगी कि यहाँ बस ये 8 पिलर्स हैं, लेकिन उनमें से किसी की डेप्थ इसलिए नजर नहीं आएगी कि दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अनदर सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो कि फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी तक आई आपको नजर नहीं आए। तो वो जो ISQM वगैरह की सीरीज है वो ओवरऑल हर तरह की एंगेजमेंट को कवर कर रही है, वो इसको भी कवर करेगी। बट हमारा यहाँ स्कोप क्या होगा, इंडिविजुअल लेवल की एंगेजमेंट की क्वालिटी। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि फर्म लेवल की क्वालिटी इज नॉट फोकस ऑफ सिलेबस एट दिस लेवल। उसके लिए ISQM सीरीज है, और वो सीरीज फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, वो CFAP 6 में सिलेबस में होती है, यहाँ सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए मैं इनमें से किसी के अंदर बहुत ज्यादा नहीं उतरा। अब हम बात करते हैं एंगेजमेंट लेवल की, यहाँ तक बात समझ आ रही है? एंगेजमेंट लेवल, क्वालिटी को थोड़ा सा समझना होगा। क्वालिटी किसे कहते हैं? आपको को कहे कि आपने बड़ी अच्छी क्वालिटी की मुझे जो है ना सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंस देनी है, व्हाट इज अ गुड क्वालिटी? एक्सपेक्टेशन को मीट करना। उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि उनकी बात आप मान लें, तो इंटेग्रिटी भी इसका मतलब है कि उनकी एक्सपेक्टेशन के साथ साथ अपने एथिक्स भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, ओपिनियन दें तो उसके पीछे कोई एविडेंसेस वगैरह भी होने चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हो तो क्वालिटी की असाइनमेंट होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट किया होगा तो मजा आ जाएगा, हम कंपिटेंट हो करने के लिए, हमारे पास रिसोर्सेज पूरे होने चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल भी हों,
काम भी अच्छा किया हो, टाइमली किया हो। अब ना बड़ा खतरा है एंगेजमेंट लीडर के ऊपर। एंगेजमेंट लीडर कौन होता है? जैसे एंगेजमेंट पार्टनर होता था फर्म में। अब यहाँ वर्ड पार्टनर इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि दे सी कि शायद वो सीनियर बूढ़े बुजुर्ग पार्टनर इतनी जल्दी सस्टेनेबिलिटी पे फुल फ्लेज ना अडॉप्ट करें। तो हो सकता है वो क्या करें, अपने अंदर कुछ यंग जूनियर पार्टनर्स या कुछ सीनियर मैनेजर्स या मिडिल लाइन ऑफ मैनेजमेंट में से किसी एक को कहें कि तुम सस्टेनेबिलिटी के मामलों को देखा करो। तो अब यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर नहीं चाहिए, हमें एंगेजमेंट लीडर चाहिए। एंड एंगेजमेंट लीडर कैन बी पार्टनर ऑफ एनी फर्म, कैन बी एनी अदर रिसोर्स हु इज डेलीगेटेड द टास्क कि तुमने इस सारी चीज को देखना है। तो जिसको हम एंगेजमेंट पार्टनर बोलते थे, इसको हम यहाँ बोलेंगे एंगेजमेंट लीडर। एंड एंगेजमेंट लीडर डोंट नीड टू बी इन द टॉप गवर्नेंस, वो एक मैनेजर लेवल का बंदा भी हो सकता है। लेकिन जिसको जब हमने टास्क दे दिया कि तुमने ही सारा काम करना है, अब जरा उस बंदे की मजबूरी समझे। हम एक बंदे को हमने कह दिया कि तुम सस्टेनेबिलिटी को देखोगे, उसने कहा जबरदस्त, रिसोर्स कहाँ है? हम कहेंगे वो 4 बच्चे ऑडिट पे गए हैं, वो वापस आते हैं तुम्हें दे देते हैं। वो 4 बच्चे जिनको ऑडिट करना आता है वो दे दिया आपने इस लीडर को जिसने सस्टेनेबिलिटी का काम करना है। और इसने कहा अच्छा अगर वो बच्चे खराब काम करें तो उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं, एंगेजमेंट लीडर की जिम्मेदारी। तब आपने एक अननोन बच्चे पकड़ने, किसी और तरह के एक्सपीरियंस वाले बच्चे पकड़ने, उनसे काम करवाना है, और वो बच्चे जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। जिम्मेदारी कौन लेगा? हम। तो यहाँ क्वालिटी के ऊपर काफी ज्यादा परेशानी होगी। तो इसका मतलब एंगेजमेंट लीडर को सबसे पहले देखना है मैं कैसा हूँ, फिर देखना है मेरी टीम कैसी है, फिर टीम को अच्छी डायरेक्शन देनी है, टीम को अच्छी सुपरविजन देनी है, टीम के काम को रिव्यू करना है, चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन को देखना है, और जरूरत पड़ने पे कुछ और एक्सटर्नल लोगों से भी सपोर्ट ले लेनी है, जिसमें एक्सपर्ट भी हो सकता है, जिसमें इंटरनल ऑडिटर भी हो सकता है उनका, जिसमें कोई और प्रैक्टिशनर भी हो सकता है। तो जब हम क्वालिटी की सारी डिबेट करेंगे ना, तो हमारी क्वालिटी की सारी डिबेट इस चीज़ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी कि आप, आपकी टीम कैसी है और आपका काम करने का तरीका कैसा है। तो सबसे पहले हमारा जो एंगेजमेंट लीडर है, द पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड द इशूड अश्योरेंस रिपोर्ट। अगर कोई पार्टनर हमारा रिस्पॉन्सिबल है उस अश्योरेंस के लिए, तो वो बन जाएगा हमारा एंगेजमेंट लीडर। बट बाय डेफिनेशन ये पार्टनर से हटके कोई और बंदा भी अगर आना चाहे तो इसमें आ सकता है, लेकिन जिसको फर्म ने या जिन्होंने असाइनमेंट एक्सेप्ट किया उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया हो कि दिस स्पेसिफिक पर्सन ये इन चीजों को डील करेगा। अब ये वाले भाई साहब जो एंगेजमेंट के लीडर हैं, इसकी ओवरऑल जिम्मेदारी क्या है? क्वालिटी को मैनेज करना इसकी जिम्मेदारी है, फर्म की पॉलिसीज को देखना कि फॉलो हो रही है नहीं हो रही, वो इसकी जिम्मेदारी है, डॉक्यूमेंटेशन को देखना, रिपोर्ट डेट या उससे पहले पहले सारी डॉक्यूमेंटेशन को देखना, ये ओवरऑल जिम्मेदारी है। इसमें 3 कमाल स्किल्स क्या होनी चाहिए इस वाले बंदे में? अश्योरेंस की स्किल, एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग और सस्टेनेबिलिटी कंपिटेंस। 3 अलग अलग बातें। एथिक्स मानता हूं, ठीक है, इसको अश्योरेंस का भी पता और इसको सस्टेनेबिलिटी का भी पता हो। हमारे अक्सर लोगों को अश्योरेंस का पता होगा, सस्टेनेबिलिटी का नहीं पता होगा, और कुछ को सस्टेनेबिलिटी का पता होगा, अश्योरेंस। तो ये हमें एक ऐसा मिक्सचर चाहिए जो सस्टेनेबिलिटी का चैंपियन भी हो और अश्योरेंस का चैंपियन भी हो। तो ये 3 चीजें आपको इसमें चाहिए, इसमें अश्योरेंस की स्किल्स, इसकी एथिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स और सफिशिएंट सस्टेनेबिलिटी कंपिटेंस। फिर टीम में कौन कौन लोग आएंगे? लीडर प्लस जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, यानी कि जो मेन लीडर है और उसके साथ जो ट्रेनीज की टीम है या उसके साथ जो जो लोग भी जिस भी डेजिग्नेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बट एक्सक्लूड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स या इंटरनल ऑडिटर। ये वो बाहर के बंदे हैं जो हम टीम के साथ जोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहले मैं देखूंगा कि हम अपनी टीम को किस तरह से कहेंगे, फिर हम इन बाहर के लोगों का जिक्र करेंगे कि एक्सटर्नल ऑडिटर, वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट आ गया तो हम क्या करेंगे, फलाना आ गया तो क्या करेंगे, फलाना आ गया तो क्या करेंगे। जी, अब अगेन कंपनी का जो इंटरनल ऑडिटर केस में इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल थोड़ी देर बाद हम उसका जिक्र भी करेंगे। तो जरूरत पड़ने पे हम उससे भी थोड़ी सी मदद ले सकते हैं। वो मदद लेते हुए हमने थोड़ी सी और एहतियातें करनी है जो स्टैंडर्ड हमें बता रहा है। तो यहाँ तक बात समझ आई? आपकी कुछ जिम्मेदारी है, आप में कुछ खसूसियात होनी चाहिए, और आपकी एक टीम है जिसमें आप हो और आपके नीचे कुछ और लोग हैं, कुछ कनेक्टेड लोग टीम का पार्ट नहीं है, लेकिन आप उनको यूज जरूर करेंगे अपनी इस एश्योरेंस के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? एथिकल रिक्वायरमेंट, आपने जब भी क्वालिटी देनी है तो आपने एथिक्स को फॉलो करना है। एथिक्स का मतलब ये है कि आपने आईएसबीए के कोड को फॉलो करना है, और अगर उस मुल्क की कोई अपनी लोकल रिक्वायरमेंट है तो आपने उसको भी फॉलो करना होगा। लीडर ये इंश्योर करे कि टीम को थ्रेट टू इंडिपेंडेंस का पता है, कौन कौन सी खतरनाक सिचुएशंस उनका पता है, और क्या उन्हें पता है कि कौन कौन सी चीजें नॉन कंप्लायंसेस कहलाएंगी। इसका मतलब है टीम ये समझती है कि एथिक्स क्या है, थ्रेट्स क्या है, चीजें क्या है, इस चीज को इंश्योर करना है एंगेजमेंट के लीडर ने। अगर कोई ब्रीच वगैरह आती है, फॉर एग्जाम्पल उसे नजर आता है मेरे साथ एक टीम मेंबर है, टीम मेंबर का क्लाइंट के साथ यारी दोस्ती थी, उसने मुझे बताया नहीं है, तो एथिक्स की खिलाफवर्जी हो गई है। सबसे पहले डिस्कशन हो, बंदे सामने बैठे, आमने सामने बात हो, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, दोस्त चाहे गवर्नर से कम्युनिकेट किया जाए, रेगुलेटर से कम्युनिकेट किया जाए, लीगल एडवाइस ली जाए, और अगर लीगली अलाउड है हो सके तो विड्रॉ कर लें। अभी किसी भी किस्म की ब्रीच हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रीच ये है कि आप जहां ऑडिट करने जा रहे हैं, जहां अश्योरेंस देने जा रहे हैं, वहां उन्होंने आपको डरा धमका दिया। वहां पे एक बंदा बैठा हुआ था जो उनका चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर था, उसने आके आपकी टीम को डरा दिया। उसने कहा जी इस तरह से तो नहीं, ये रिपोर्ट आप ऐसे देंगे तो हम आपको अगली दफा काम देंगे, वरना काम नहीं देंगे। इसका क्या करना चाहिए? जो उनका चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर है उसी ने आपको कह दिया कि नहीं भाई, साफ रिपोर्ट दोगे तो तुम्हें अगली असाइनमेंट्स मिलेंगी, वरना अगर रिपोर्ट खराब कर दी दोबारा तुम्हें कभी काम नहीं मिलेगा। अब अगेन वो आपको डरा रहा है, एक थ्रेट है, इंटिमिडेट किया जा रहा है आपको, और आपको कहा जा रहा है कि आपको अगली दफा वो नहीं होगा। तो एक तो उसको देखें, सबसे पहले तो अपने आपस में भी टीम में डिस्कस करें, अपनी फर्म के बड़ों को भी बता दें। दूसरा, दो शावत गवर्नर से कम्युनिकेट करें, उनसे कहेंगे जी आपके ग्रुप में, आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिस तरह से कर रहे हैं। दो शावत गवर्नर से डिस्कस करके आपको समझ आएगा कि तो सारे मिले हुए हैं। तो फिर देखेंगे कि क्या किसी लॉ ने आपको ये कहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो एससीसीपी को बताओ, फलाना को बताओ, ईपा को बताओ, इस इदारे को बताओ। अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी है तो लीगल एडवाइस लेके आप उधर भी बता सकते हैं। और अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो कम से कम आप पहले उनसे कहेंगे भाई ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करें, क्योंकि ये थ्रेट्स हैं और मैं इससे अच्छी क्वालिटी की सर्विस नहीं दे सकूंगा। नहीं बात माने और अगर आपको पॉसिबल है कि आप विड्रॉ कर सकें तो बेहतर है कि आप ऐसी जगह से विड्रॉ कर लें।
तो ये एक ओवरऑल कहानी तकरीबन वही है जो आपने ऑडिट में पढ़ी है। मैंने आपको बताया था कि वही वाली चीजें उठा के रेप्लिकेट करके इन्होंने यहाँ पे ये चीजें कवर की हैं। तो क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? नेक्स्ट स्टेप में दाखिल होते हैं। अब आपने अपने रिसोर्सेज को सामने रखना है और रिसोर्सेज जो सामने उनको रख के एक ओवरऑल अंदाजा लगाना है कि हाँ भाई ये रिसोर्सेज जिनके साथ मैं एंगेजमेंट करने जा रहा हूँ किस लेवल के हैं। यानी कि आपने अपनी टीम को भी देखना है, फिर एक्सपर्ट्स और इंटरनल ऑडिटर, ये कलेक्टिवली आपको नजर आए कि इनके पास एप्रोप्रिएट सस्टेनेबिलिटी कंपिटेंस है, एश्योरेंस की स्किल्स है, और तो हो सकता है एंगेजमेंट लीडर के पास बहुत ज्यादा टाइम ना हो लेकिन कंपिटेंस बहुत ज्यादा हो। तो हो सकता है इसके नीचे दो ऐसे ट्रेनीज हो जिनके पास टाइम बहुत ज्यादा है और मॉडरेट सी कंपिटेंस है, तो शायद लीडर कम टाइम के साथ भी इन रिसोर्सेज के ज्यादा टाइम को कलेक्टिवली जब देखें तो पूरी की पूरी जो टीम है दैट हैज एप्रोप्रिएट कंपिटेंस प्लस स्किल्स प्लस टाइम। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक बंदे के पास ये सब कुछ होना चाहिए, वो पूरी की पूरी टीम प्लस बाहर के लोगों को जिनको आपने ऐड करना है मिला के देखें कि क्या आपको सारी ये तीनों चीजें पूरी नजर आ रही हैं। और तीन चीजें क्या है? टाइम, सस्टेनेबिलिटी की कंपिटेंस और एश्योरेंस की स्किल्स। ओवरऑल जो छोटे छोटे से फैक्टर्स आप देखने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि जो मेरे साथ टीम में मेंबर है उनके इस तरह के कुछ सिमिलर एक्सपीरियंसेस हैं। अगर तो सारी टीम नई है तो एंगेजमेंट लीडर स्ट्रांग होना चाहिए। एंगेजमेंट लीडर नया है तो टीम के अंदर कम से कम 2-3 लोग स्ट्रांग होने चाहिए। तो ओवरऑल कलेक्टिवली जो टीम है उनके पास इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। क्या उनको उस फील्ड की लॉ रेगुलेशन वगैरह की नॉलेज है? फिर क्या आईटी और ऑटोमेटेड टूल्स यूज कर रही है आपकी टीम? क्या आप उन सारी चीजों को भी हेल्प के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? उस इंडस्ट्री की नॉलेज टीम के पास कितनी है? और ओवरऑल आपकी टीम प्रोफेशनली स्केप्टिक कितनी रहती है? एक ऐसा निजाम होना चाहिए जिसमें टीम मेंबर्स एक दूसरे से डिस्कस करें और मिलजुल के चलें, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी एक नया एवेन्यू है तो शायद आपको पहले दिन सारे चैंपियन एक्सपर्ट नहीं मिलेंगे। तो एंगेजमेंट लीडर क्या करेगा? वो देखेगा कि मैं और मेरे साथ ये जो 2-3 टीम मेंबर्स हैं हम लोग कलेक्टिवली प्लस एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स वगैरह को यूज करके क्या हम ओवरऑल ये 3 तरह के काम कर सकेंगे। और फैक्टर्स हमने ये वाली बात की। यहाँ भाई कुछ पूछना चाहता है। जी अगेन ये किसके पास होनी चाहिए? लीडर। लीडर के पास। अब लीडर के पास कंपिटेंस है। फॉर एग्जांपल एक टीम है उसमें 5 बंदे हैं और एक लीडर है। जब लीडर अकेले को देखा तो वो सस्टेनेबिलिटी की कंपिटेंस भी रखता है और एश्योरेंस की कंपिटेंस भी रखता है। अब इन 6 बंदों को इकट्ठे टोकरी में डाल दिया। अब टोकरी में मौजूद जितने लोग हैं कलेक्टिवली बताएं इनकी कंपिटेंस और इनकी स्किल्स कैसी हैं। 6 में से एक बंदे के पास स्किल सेट है, बाकियों के पास नहीं है। तो अब कलेक्टिवली जब देखेंगे तो मेटिकल हो गया। जब वो अकेले को देखा था तो पीछे जो बात हुई थी वो थी लीडर किस लेवल का होना चाहिए। तो लीडर तो कम से कम अच्छा कंपिटेंट और उसको इन चीजों का पता हो। अब पूरी टीम की बात हो रही है और टीम में कौन है? लीडर प्लस जो उसके अंदर पर्सनल है। और मैं इसमें 3 प्लस एक्सपर्ट प्लस इन सबकी बात कर रहा हूं कि कलेक्टिवली, मैं वर्ड कलेक्टिवली बोल रहा हूं, उसके लिए तो इंडिविजुअली कंपिटेंट होना जरूरी था। अब जब टीम की बात हो रही है तो कलेक्टिवली इन सारों को मिला के देखें तो इन सबके पास, फॉर एग्जांपल हमारी ऑडिट में जब टीम्स जाती हैं तो हो सकता है कि एक बैंक ऑडिट करने गए हैं तो टीम में से एक ऐसा सीनियर हो जो कि ऑडिट पे पिछले 3 साल से काम कर रहा है। तो टीम में ऐसा एक जूनियर ट्रेनी भी तो होगा जिसका पहला ऑडिट होगा, वो तो कंपिटेंट नहीं है। तो जब मैं ओवरऑल बात करूंगा कि एक सीनियर जिसको बहुत अच्छा पता है, एक सेमी सीनियर जिसको दरमियाना पता है, एक बिल्कुल नया जूनियर, और तीनों को मिला के जब काउंट करेंगे हम कहेंगे ओके कलेक्टिवली इन सबके पास वो तजुर्बा है। तो इसलिए यहां हम इस स्लाइड पे कलेक्टिव बात कर रहे हैं और उससे पीछे हम इंडिविजुअल बात कर रहे थे। क्या ये बात समझ आ रही है? अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कहानी आपको समझ आ गई, आपने काम करना शुरू कर देना है। पहले एक्सेप्टेंस के वक्त देखा, एथिक्स को देखा, फिर अपने आप को देखा, फिर अपने आप प्लस अपनी टीम को देखा। अब हमें हौसला हो गया, हम काम कर सकते हैं। ये काम करने के बाद रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा? एंगेजमेंट लीडर, पार्टनर नहीं बोलना, दोनों होगा। एंगेजमेंट लीडर साइन करेगा। अब जब एंगेजमेंट लीडर साइन करेगा, फर्ज करें आप लोग सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंस की टीम में मौजूद है और साइन करना है पार्टनर ने, जो लीडर है, लीडर ने साइन करना है। तो ये लीडर जब साइन करेगा तो क्या आप पे भरोसा कर सकता है वो? अच्छा, आपको आप पे भरोसा ना करे तो उसके पास क्या ऑप्शन है? खुद करे सारा काम? वो रिव्यू करेगा, बस रिव्यू करेगा, आपको भेज देगा काम करने और बाद में रिव्यू कर लेगा, खुद भी इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है टीम को काम पे भेज देना, बाद में रिव्यू करना, साथ साथ काम में इन्वॉल्व रहना, पूरी प्लानिंग करनी। कहानी स्टार्ट होती है डायरेक्शन से, फिर सुपरविजन, साथ साथ रिव्यू और मॉनिटरिंग और ये पूरा निजाम। तो सबसे पहले स्टेप्स हमारे डायरेक्शन और सुपरविजन वाले। आप वो लोगों को जो ताज़ा एक ऑडिट करके आए हैं और 5-6 फॉर्मेट्स को 5-6 फॉर्मेट्स के साथ मैच करके आए हैं और वो सारी वर्किंग करके अब आपने उन्हें कहना है कि आओ अब हम ग्रीन हाउस गैस की इमिशन की रिपोर्ट के ऊपर काम करेंगे। तो शायद क्लाइंट पे जाके इससे पहले कि टीम मेंबर को बोंगी मारे, उनको पहले इस तरह के कमरे में बिठाया जाए और लीडर सामने आके एक प्रेजेंटेशन ओपन करे कि भाई सस्टेनेबिलिटी किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस क्या बला है, स्कोप 1 क्या चीज़ है, स्कोप 2 क्या चीज़ है। भाई जब तक आप यहाँ पे ये क्लास लेने नहीं आए थे आपको तो नहीं स्कोप 1 2 3 का पता था। ये तो आईके आपने बड़ा एहसान किया कि हमारे यहाँ सब्जेक्ट डाल दिया। अब फर्ज कहीं सब्जेक्ट मौजूद नहीं है और एक अचानक से आपका एक मैनेजर कहता है कल से तुम्हें मैं एक असाइनमेंट पे लेके जाऊंगा, बड़ी मजे की असाइनमेंट है, सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंस है। तो क्या इतना कह देना काफी है? आप उसे कम से कम एक 1 to 1 मीटिंग करके कहेंगे सर जी मैंने पहले ये तो बताइए सस्टेनेबिलिटी है क्या भला। अब वो एक एक करके सबको बताए तो अच्छी बात तो नहीं है। तो आइडियली क्या हो, देयर शुड बी अ प्रेजेंटेशन मीटिंग जिसमें लीडर प्रेजेंटेशन दे रहा हो, सामने लोग बैठे हुए और उनसे कहे मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, जो जिस जिसके सवाल हो मेरे से पूछता रहे। आप डायरेक्शन देते वक्त टीम को बताएंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। आप टीम को बताएंगे कि हमने क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। आपने इंस्ट्रक्शंस की क्लैरिटी देनी है, आपने बताना है ये चीज़ ऐसे है, तुम्हें कोई डाउट हो, तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो, ये चीज़ इस तरह से चलेगी, ये चीज़ इस तरह से चलेगी। बजट मस्ट नॉट रिड्यूस प्रोसीजर्स। ये अब आपने ओवरऑल देखते हुए करना है कि जब आप कहें कि जी ये इस तरह से करना है तो हो सकता है वाले भाई कहें कि सर जी बात ये है कि आप कह रहे हैं 4 दिन में काम खत्म करके आओ। तो एक काम करते हैं, हम स्टेप्स खा जाते हैं अक्सर बीच में से, 4 दिन में काम हो जाएगा।
तो अब आपने ये भी बताना है कि नहीं भाई अगर हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स है, हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट है, उसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि हम अपने प्रोसीजर शॉर्ट कर लें। अगर तो इतनी बड़ी कंस्ट्रेंट होती तो शुरू में मैंने ही उन्हें कह देना था कि मैं आपका काम नहीं करके दे सकता। अगर मैंने काम पकड़ा है तो वी हैव दैट मच बजट जिससे हम एक मुनासिब लेवल के प्रोसीजर्स लगा के जा सकते हैं। तो डायरेक्शन सेटिंग की मीटिंग में लीडर अपनी टीम को बिठा के समझाए कि एश्योरेंस सस्टेनेबिलिटी में इसका क्या मतलब है। उनको समझाए कि हमारा स्कोप क्या होगा, उन्हें समझाए हम काम क्या कर रहे होंगे, उन्हें समझाए हम कितने टाइम में काम कर रहे होंगे, उन्हें समझाए कि जब जब किसी को कंफ्यूजन हो उसने मेरे से सवाल पूछते हुए बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। टीम को तैयार करके भेज दिया। अब क्लाइंट पे जाके जनाब ये 3 लोग क्लाइंट पे बैठे हुए और आपस में कह रहे हैं कि लो भाई लीडर ने मैं उस टाइम पे प्रेजेंटेशन देते हुए समझ रहा था कि मैं सारी बातें समझ आ गई हैं। हम तो क्लासेस में आज तक एक्टिव नहीं बैठे। तो ये ऊपर से एक बोर सी एश्योरेंस हमें समझा कर और सोच रहा है कि सारा काम हो गया। यार उन्होंने करना की है? अब डायरेक्शन तो उसने दे दिया है। अब डायरेक्शन तो दे दिया लेकिन आपको क्लाइंट से पहले मीटिंग करते हुए भी परेशानी हो रही है। अगर उसने थोड़ा-सा टेढ़ा सवाल पूछ लिया तो क्या होगा? अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा? तो अब लीडर आपको डायरेक्शन देके सो नहीं जाएगा। सुपरविजन आके आपसे फ्रीक्वेंटली मिलेगा। हाँ, भाई काम क्या चल रहा है? हाँ, भाई वो वाला काम शुरू किया, आप कहेंगे सर वो शुरू किया लेकिन समझ नहीं आ रही। तो कहेगा यार इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो। अच्छा सर ये देखिए क्लाइंट ने ये 3 तरह के कागज़ दिए हैं लेकिन आपने जो बताया था ये 3 कागज़ मैंने तो उसे जीपीटी पे भी डाला है, मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा। वो कहेगा यार को खुदा का खौफ करो, अच्छा देखो इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ऐसे में क्या टीम लीडर का बहुत सख्त होना ज़रूरी है? डायरेक्शन और सुपरविजन के वक़्त उसको एक फ्रेंड होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है? साइन उसने करना है, काम आपने करना है। बाद में आपको जितनी मर्ज़ी चपेट कराता रहे, दुनिया के आगे ज़लील उसी ने होना है। तो एक सीनियर लेवल का बंदा जिसने एक काम करना है और जिस टीम के भरोसे उसने साइन करना है, अगर वो टीम गलत काम करेगी तो नुकसान उसको होगा। उसकी रेपुटेशन दांव पे लग जाएगी, उसको फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी कंपिटेंट सर्विस प्रोवाइडर ये नहीं चाहेगा कि उसकी रेपुटेशन दांव पे लगे। तो ऐसे में उसे आइडियली एक फ्रेंडली कल्चर डेवलप करना होगा, जिसमें लोगों को बुला के समझाए और पूछे कि कोई सवाल है तो साथ-साथ पूछते रहो। सवाल पूछने पे उसे डांटेगा नहीं। भई मैं एक नया सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी जो कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपने इससे पहले नहीं देखा हुआ, तो मैं हर दिन अगले दिन आके कहता हूँ, हाँ भाई पिछले दिन के सवाल बताएँ। लेक्चर के बीच में जितनी दफ़ा भी सवाल पूछा जा रहा होता है, मैं उसपे नाराज़ नहीं हो रहा होता, लड़ नहीं रहा होता कि भाई टाइम कम है, क्या कर रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों? अगर मेरा एटीट्यूड ही ये हो गया कि आपको ब्लॉक लगवा दूँ, तो आप सोचते ही रह जाएँगे यार मैं सवाल पूछा बेइज़्ती ना हो जाए। तो आइडियली मेरी जो अप्रोच होनी चाहिए वो एक अच्छी डायरेक्शन देने के बाद साथ-साथ अच्छी सुपरविज़न होनी चाहिए। आपको साथ-साथ बताया भी जाए और फिर कहा जाए हाँ भाई लिखते हुए क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आप अगर याद करें तो जब आपने राइटिंग वाला काम किया तो उसके बाद अगली क्लास में आधा पौना घंटा में एक-एक बच्चे से पूछा कि आपको किस किस्म का इश्यू है? फिर उन सारे इश्यूज़ को कंसोलिडेट किया और फिर उसके बारे में देखा कि अब इन इश्यूज़ को एक-एक करके रिज़ॉल्व किस तरह से करना है। तो अच्छा टीम लीडर डायरेक्शन के साथ-साथ क्या करेगा? सुपरविजन देगा। साथ-साथ लोगों की प्रोग्रेस ट्रैक करेगा, प्लान के साथ उसे मैप कर रहा होगा, देखेगा कि रिसोर्सेज़ अभी काफ़ी हैं या नहीं है, क्या टाइम कम तो नहीं पड़ा, क्या हमें और टीम मेंबर्स की ज़रूरत तो नहीं है। जो-जो इश्यूज़ हैं उनको साथ-साथ एड्रेस करेगा, रीअसाइन करेगा, अगर लग रहा है कि एक बंदे को ज़्यादा काम मिल गया तो उसे निकाल के किसी और को दे देगा। हो सकता है कोई और टीम मेंबर भी ऐड कर दे। आइडेंटिफाई करे कि कौन-कौन से मैटर्स पे कंसल्टेशन होनी चाहिए, टीम को कोच करे, ट्रेन करे। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे जहाँ पे लोग कंसर्न बगैर खौफ के रेज़ कर सकें। उनसे कहे कि देखो शर्मिंदा मत होना सवाल पूछते हुए, ये मत सोचना कि मैं एकदम से कहूँगा यार तुम 2 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो तुम्हें ये पता ही नहीं, नई चीज़ है, नई दुनिया है। तो सवाल पूछते हुए शर्माना नहीं है। तो एक ओवरऑल डायरेक्शन और सुपरविजन के वक़्त एक फ्रेंडली अप्रोच रखनी है, शुरू में। बट वन्स थिंग्स हैव बीन डिलिवर्ड और चीज़ें हो गई हैं, तो अब वो माथे पे रख वो क्या आँखें उठा के माथे पे रख लेनी है। तो अब जो है वो आपने रिव्यू की तरफ आना है। जब आप रिव्यू की तरफ आएँगे तो जो डायरेक्शन के वक़्त आपने फ्रेंडली अप्रोच रखी हुई थी, अब रिव्यू के वक़्त वो अप्रोच नहीं होगी। अब आप हर बंदे को कटहरे में खड़ा करेंगे, उसे सामने बिठा के कहेंगे, "हाँ भाई क्या काम किया? कैसे किया? ये कैसे किया? इस चीज़ पे तुम कैसे मुतमईन हो गए? इस चीज़ पे क्लाइंट से गोली खा के आ गए? इस चीज़ पे तो इन्फॉर्मेशन ही गलत है।" अब उनको आड़े हाथों लेना है। और टीम को पता लगना चाहिए कि रिव्यू एक खतरनाक प्रोसीजर है। इसका मतलब है यहाँ सामने वाला बंदा डेडली हो जाता है। क्योंकि शुरू में आपसे दोस्ती और आगे आपका खौफ। स्टिक और कैरेट दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो एक दफ़ा आप उनके साथ दोस्ती करें, जब वो काम कर रहे हैं तो आप उन्हें गाइड करें कि क्या करना है, लेकिन जब वो काम कर चुके हों और आपने गाइडेंस भी दी और इन्वॉल्व भी रहे, अब आपने छोड़ना नहीं है। तो फिर रिव्यू के वक़्त जो है वो आपने देखना है कि फर्म की पॉलिसी और स्टैंडर्ड फॉलो हुए या नहीं हुए। रिव्यू के वक़्त आप कहेंगे कि यार ये वाला इश्यू, वो कहेगा सर वो आया तो था लेकिन मैंने सोचा क्या पूछूँ आपसे? तो कहेगा नहीं गलत किया। क्यों नहीं तुमने सिग्निफिकेंट मैटर रेज़ किए? मेरे सामने रेज़ क्यों नहीं किए? क्लाइंट से जाके क्यों नहीं मिले? इस इश्यू पे दोषारोपित गवर्नर से मुलाकात क्यों नहीं की? इस इश्यू पे उनकी जो सस्टेनेबिलिटी कमिटी है उसके पास क्यों नहीं गए? कंसल्टेशंस जितनी भी ली गई थी, क्या डॉक्यूमेंट किए? क्या इम्प्लीमेंट किए? कहेगा यार मैं महीना पहले तुम लोगों को बता के गया था ये काम ऐसे करना है। तुम लोगों ने कहा था हाँ जी ज़बरदस्त, बताओ कहाँ लिखा था तुम लोगों ने? वो कहेंगे सर ये लिखा हुआ है। अच्छा लिखा है? तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? तो अब यहाँ रिव्यू के वक़्त थोड़ी-सी सख्ती चाहिए, एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए, तो ओवरऑल ये सारा काम इस तरह से हो। अब एक ट्रेडिशनल ऑडिट की तरह आपने ये नहीं सोचना कि ठीक है एंड पे एक ही दफ़ा बैठेंगे, रिव्यू कर लेंगे। हो सके तो ड्यूरिंग एंगेजमेंट, ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन भी साथ-साथ चीज़ों को देखते रहें। ताकि ऐसा ना हो कि एंड पे जाके एकदम से इश्यू आए, तो आपने डॉक्यूमेंटेशन को ड्यूरिंग द एंगेजमेंट देखना है, खाली एंड पे नहीं, लेकिन एंड पे भी देखना है। बट साथ-साथ आपने देखते रहना है। तो अब टीम को आप कैसे समझा रहे हैं, ये वाली बात समझ आ गई। तो पहला स्टेप क्या था, हमने एक्सेप्टेंस के वक़्त देखा हमारे पास नेसेसरी कंपिटेंस फलाना-फलाना है या नहीं है। फिर हमने अपने एथिक्स वगैरह को भी देखा। फिर हम वहाँ पहुँचे तो हमने कहा कि अब अपनी ज़रा टीम को देख लें। फिर टीम को देखने के बाद अगला स्टेप ये था कि अब हमने टीम से परफॉर्मेंस करवाते हुए डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू ये 3 काम करने हैं। ये बात ज़हन में है? अब देखते हैं हमारी टीम के अलावा और कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे मदद ली जा सकती है। तो वी हैव टू यूज़ द वर्क ऑफ अदर्स। 3 तरह के लोग हैं जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है। कोई और प्रैक्टिशनर भी हो सकता है, कोई एक्सपर्ट भी हो सकता है, कोई इंटरनल ऑडिटर भी हो सकता है। सवाल ये है कि कोई और प्रैक्टिशनर कहाँ से आ गया? एश्योरेंस देने तो मैं आया हूँ ना। मैं क्यों किसी और प्रैक्टिशनर की मदद ले रहा हूँ? हो सकता है वो उस इंडस्ट्री में काम करता हो, तो हो सकता है ये कोई मेरा कोलीग दूसरा किसी और फर्म का बंदा हो जिससे मैं थोड़ी-सी हेल्प लेने की कोशिश करूँ। ये तो मशवरा कंसल्टेशन वाली तो सॉर्ट ऑफ हो गया।
हो सकता है कंपोनेंट प्रैक्टिशनर वाली चीज हो सकता है एक पूरा ग्रुप है और उस ग्रुप में एक बंदा वहां पे बैठा हुआ है और एक बंदा सब्सिडरी के अंदर बैठा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल सिंगापुर में बैठा हुआ है, ग्रुप की एश्योरेंस को देख रहा है और वहां पे कुछ डाटा उसको आना है कंपोनेंट से, और कंपोनेंट पे एक और प्रैक्टिशनर बैठा हुआ है, तो हो सकता है वो उस वाले प्रैक्टिशनर से रब्ता करना चाहे। जी, कोई प्रीवियस प्रैक्टिशनर हो सकता है जो उससे पहले इनका काम करता रहा, हो सकता है उससे मुझे कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कोई ऐसी एस्टिमेशन जो हमें कैलकुलेट ना करनी आती है, उसके लिए तो हम एक्सपर्ट को ले आएंगे ना, किसी और प्रैक्टिशनर तो हम जैसी सलाहियत रखने वाला एक बंदा है, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। उनका इंटरनल ऑफिसर को हम प्रैक्टिशनर के अकाउंट में नहीं लेके आएंगे। हो सकता है कंपनी ने कहा ये हो कि एक बड़ा काम है और उसने 3 फर्म्स को इकट्ठे ये काम दिया हो, तो इस केस में भी शायद मुझे बार-बार कम्युनिकेट करना पड़ा हो किसी और प्रैक्टिशनर से जो मेरे साथ सप्लीमेंट्री काम कर रहा है और हम लोग मिल-जुल के ये एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे जॉइंट ऑडिट्स का कांसेप्ट है, उस तरह से हो सकता है जॉइंट सस्टेनेबिलिटी के असाइनमेंट मिल जाए हमें। तो देयर कैन बी मल्टीपल एवेन्यूज जहां किसी और प्रैक्टिशनर की भी हमें जरूरत पड़ सकती है। उस केस में हम क्या करें? उस केस में सबसे पहले प्री रिक्विजिट ये है कि मैं जिस भी प्रैक्टिशनर से डील कर रहा हूं, क्या वो एथिकल है? क्या वो एथिक्स को कंप्लाई करता है? अगर तो फॉर एग्जांपल मुझे पता लगा जी उस मुल्क के अंदर एक प्रैक्टिशनर है जिसके काम को मैंने देखना है, जिसके साथ मैंने मिलकर चलना है, पता ही लगा जी वो बंदा बड़ा फ्रॉडिया सा है और उसकी तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स है मार्केट में, वो तो अक्सर अनएथिकल हरकतें करता पाया जाता है। तो ऐसे बंदे पे तो मैं भरोसा नहीं कर सकता, मैं कहूंगा ठीक है मेरी नजर में वो है ही नहीं, वो मर गया, मैं उसे काउंट ही नहीं करूंगा। तो सबसे पहली जो प्री रिक्विजिट हमारा एथिक्स, उसकी कंपिटेंस, और क्या वो एडिक्वेट एविडेंस के साथ चल रहा है। तो मैं एक बंदे में जो खसूसियात देखूंगा वो देखूंगा कि वो इंटेग्रिटी उसकी कैसी है, उसकी एथिकल साउंडनेस कैसी है, देन वो कंपिटेंट कितना है। कंपिटेंट भी बाद में, पहले एथिक्स, क्या वो एथिक्स को फॉलो करता है, क्या वो कंपिटेंट है, और क्या उसने जो एविडेंस हासिल किया हुआ है क्या वो इस काबिल है जिस पे भरोसा किया जा सके। तो ये तो हो गया कुछ प्री रिक्विजिट। फिर समटाइम मैं उसके साथ डिफरेंट तरह का डाटा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उससे डिफरेंट एथिकल इश्यूज के ऊपर बात पूछ सकता हूँ। उससे पूछ सकता हूँ कि इस क्लाइंट में आपने अगर कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन देखी है। उससे पूछ सकता हूँ कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो आपकी नजर से गुजरी जिसको इन्होंने ठीक ना की हो, कुछ जगह कुछ कंट्रोल डेफिशिएंसीज, कुछ जगह फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड। तो अगर एक और बंदे ने भी, वो हमारे साथ काम कर रहा है या हमसे पहले काम करता रहा है या हमारे अलावा किसी और लेवल पे काम कर रहा है और हमें उसकी जरूरत पड़ी है, तो हम उससे मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, एथिक्स के बारे में, फ्रॉड के बारे में, सस्पेक्टेड फ्रॉड्स के बारे में, कंट्रोल एफिशिएंसीज के बारे में। इस तरह की गड़बड़ें जो उसकी नजर से गुजरी वो हमें बता दे ताकि हमारी अप्रोच बन जाए और हमें पता लग जाए कि इस क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स में अक्सर इस तरह के मसले आते हैं, ताकि हम ज्यादा अलर्ट हो और हमें कंट्रोल्स पे ज्यादा रिलाई ना करें, हम अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे ज्यादा रिलाई करें। बात समझ आ रही है? स्टैंडर्ड मजे का, लेकिन दिन गलत चल रहे हैं। रमजान आप लोग जो है ना, पता है इस टाइम पे आप कुछ और भी कर रहे होते ना, तो आवाजार बैठे हुए होते हैं। अच्छा ये टाइम क्लास में गुजर जाए, उतने टाइम की भूख जरा कम लगे, ठीक है, आपकी भूख को आवाजारी से रिप्लेस कर दूं मैं, ठीक, नींद आ रही है, हाँ ये तो देखे ना, अगर आप घर में बैठे होते तो खामखा सो गए होते, तो इस वक्त आपको एक मौका मिल रहा है कि आप अलर्ट बैठे हुए हैं। हाँ ये एक मुश्किल बात है कि वही भाई, अगर आपको फुटबॉल खेलनी बहुत अच्छी आती है और आप बड़े शौक से खेलते हैं और कोई आपको फुटबॉल खेलने के पैसे भी देना शुरू कर दे, तो आप रात 3 बजे भी फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो अब ये है कि ये फुटबॉल है, ये हमारी पसंद का काम है, ये और रोजी रोटी है, ठीक है। आपको समझाने के लिए कहा जा सकता है कि ये नहीं करेंगे तो फिर पेट कैसे भरेगा। एनर्जी देनी जरूरी है, क्योंकि बात ये है कि आप सारे लोगों को, शहरी में कुछ ऐसी चीज 3 टोस्ट और 1 फ्राई अंडा, उससे बंदा फुल एनर्जेटिक रहता है। जब आप तोन के खा लें 2 पराठे और उसके साथ, तो फिर आप पूरा दिन सोते ही रहेंगे। तो कम से कम रोजे में तो वो फीलिंग आए जो जिसके लिए रोजा चल रहा है। और शायद हो सकता है वो पेट कम हो जाए, वो तो खैर जेनेटिक है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता ही कम होना है। खैर इधर वापस आते हैं। तो एनर्जी के लिए ना पैशन बड़ा जरूरी होता है, और अगर पैशन और प्रोफेशन सेम हो जाए तो ये बड़ा किलर कॉम्बिनेशन होता है। बड़े कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिन्हें बहुत पसंद होता है वो उसी से ही पैसे भी कमाते हैं। तो वो ये फिर एक मतलब ऐसी चीज़ है जिसको हम मैच ही नहीं कर सकते। अगर मुसीबत में पढ़ाना हो ना, आगे मैं कहूँ मेरी नौकरी है, मुझे पढ़ाना है, तो मैं आप ही की तरह मुरझाया हुआ, लेकिन ड्यूटी नहीं है। जैसे कई दफ़ा जो है वो घर वाले मुझे कहते हैं कि जी फलाना ज़रूरी काम है, छुट्टी ले लो। तो एक दफ़ा मेरी फूफो आई हुई थी, तो उन्होंने मेरी मिसेस से कहा कि ये इसको क्यों नहीं छुट्टी देते इसके ऑफिस वाले। उन्होंने कहा जी ये खुद ही बॉस हैं, ठीक है, ये अपने आप को छुट्टी नहीं देते। तो अगेन मज़े की बात है कि मतलब जब आप पैशन में हो तो फिर जहाँ आपके पास बहुत ईज़ी फ्रीडम हो, जहाँ बड़े आराम से छुट्टी कर सकते हो, और वहाँ छुट्टी ना करें। इंशाल्लाह सेशन के एंड तक, अगर बशर्ते सेहत ज़िंदगी को बहुत एब्नॉर्मल वाक़या ना हो, जिस-जिस दिन जो क्लास जिस-जिस टाइम पे होगी इंशाल्लाह उस वक़्त हो रही होगी। तो इंशाल्लाह आपको वो कमिटमेंट, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो मैं अक्सर ही कहता हूँ कि 19 साल के करियर में मैंने 18 से कम छुट्टियाँ की हैं। तो इसलिए नहीं कि शायद मेरे ऊपर मुश्किल टाइम नहीं गुजरते, ये वो सारी छुट्टियाँ वही हैं जब जिसमें कोई बहुत एक्सट्रीम मामला है, कोई डेथ हो गई, कोई अचानक से कोई एक सडन ऐसा इवेंट आके टकरा गया, कोई और इस तरह के मसले बन गए। अदरवाइज़ वही वाली बात है कि शौक है और अननेवा शौक है, और ऊपर से नोटू भी आते हैं। तो आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अब आप लोगों को सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन वाली बात शायद समझ ना आए, नोटू तो समझ आते हैं। तो जब एक काम से नोटू भी आ रहे हैं और आपका शौक भी हो, भाई आपको गाना गाने का शौक हो और जनाब आप गाना भी गा रहे हो और आपको पैसे भी मिल रहे हो, आपको वो मीडिया पे आने का शौक हो, वीडियो बनाने का शौक हो और आपकी वीडियो से आपको मोनेटाइजेशन भी मिल रही हो, तो आप तो हर वक्त वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इधर वापस आते हैं। अगर एविडेंस इनएडिक्वेट है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई वो जो आपको डाटा शेयर कर रहा है उसमें आपको बात मजा नहीं आया, तो आप देखें कि क्या वो चीज़ किसी और तरीके से हासिल की जा सकती है, कुछ अल्टरनेट प्रोसीजर हासिल की जा सकती है, तो आप अल्टरनेट पे काम करें। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई अल्टरनेट से भी काम नहीं चलेगा, तो आप उसको स्कोप लिमिटेशन कंसीडर कर सकते हैं। एक ऐसा एविडेंस है जो मुझे सिर्फ उसी से मिल सकता था और वो भी नहीं दे रहा, या वो जो उसने एविडेंस दिया वो काफी है ही नहीं, तो कुछ और तरीके से कोशिश करूं, अगर अल्टरनेट भी फ्लॉप हो जाए तो आई शुड मार्क दैट थिंग कि ये स्कोप लिमिटेशन है। स्कोप लिमिटेशन छोटी हो तो क्या करेंगे, बड़ी होगी तो क्या करेंगे, वो इस चैप्टर नहीं, इस अगले चैप्टर का टारगेट है रिपोर्टिंग का।
क्या ये अनदर प्रैक्टिसनर वाली बात समझ आई? तो कभी कभार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और इससे आपको सरकारी ही बातें मोटी मोटी कंफर्म कर रहे होंगे। आप इसे नहीं कहेंगे मेरा काम कर दो, या ऐसे नहीं कहेंगे तुम अपना किया हुआ काम मुझे दिखाओ जरा मैं उसके ऊपर आगे काम करूं। आप इससे कुछ ना कुछ कंफर्मेशन ले रहे होंगे कि यार कोई अनएथिकल प्रैक्टिस तो नहीं नजर आई तुम्हें, कोई नॉन कंप्लायंस लॉ की तो नहीं नजर आई, कोई ब्रीचेस नजर आई थी, कोई बड़ी बड़ी डेफिशिएंसीज नजर आई थी, ये मामला क्या था, किस तरह से था, इस तरह की चीजों पे आप उससे थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो अदर प्रैक्टिशनर है इसने आपको एविडेंस की क्वालिटी इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं की, लेकिन थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड कर दी। फिर आते हैं उस बंदे की तरफ जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है हमें, एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट कौन बंदा होता है? इन्होंने कहा जिसका ऑडिट या अकाउंटिंग के अलावा कोई नॉलेज हो, लेकिन अब तो हम सस्टेनेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ जिसका सस्टेनेबिलिटी के अलावा कोई नॉलेज हो, तो फिर अब सस्टेनेबिलिटी की कंपेटेंस किसे कहते हैं? आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता हो, तो फिर इसे क्या पता हो? इसने कोई सर्टिफिकेशंस की हो, इसको गैसेस की मेजरमेंट को किस स्केल पे ले जाके कैसे वो करना है इसके बारे में पता हो, इसको एग्जैक्टली ये पता हो कि कितने कागज इस्तेमाल होने से कितने दरख्त कटने का क्या रिलेशन है, इसको एग्जैक्टली ये पता हो कि मीथेन जो है वो हवा में अगर इस लेवल से ऊपर की हो जाएगी तो उसके साथ कौन कौन सी इदारे के केमिकल किस तरह से मिक्स होंगे जो कि माशरे के लिए बड़े नुकसानदेह हो सकते हैं। तो मुझे कोई से 10 तरह के एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी की समझ तो आपको आ गई है। इनका S1 S2 की कैलकुलेशन वाला, S1 जनरल है, S2 की कैलकुलेशन का एक्सपर्ट, कार्बन एमिशन को मेजर करने वाला बंदा, ग्रीन हाउस गैसेस को समझने वाला और उसकी मुख्तलिफ तरह के इंपैक्ट्स को आपस में सेग्रीगेट करने वाला, कार्बन क्रेडिट्स की कैलकुलेशन को समझने वाला, कार्बन के टैक्स के मामलात को टैक्स के लॉ के मुताबिक समझने वाला, इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजों को समझने वाला कि किस तरह की इंडस्ट्री के किस तरह के प्रोडक्शन के प्रोसेस से कौन कौन सी खतरनाक चीज इमिट हो सकती है, ग्रीन फाइनेंसिंग की रिस्ट्रक्चरिंग और उस तरह की चीजों को समझने वाला। किसके? जो लीगल मामला हैं, लीगल मामला हमारी कोई एरिया नहीं है, तो जो लिटिगेशन के मसले होंगे, गवर्नमेंट के क्या लॉ है, सस्टेनेबिलिटी पे कितना अप्लाई करते हैं, किस तरह की पेनल्टीज पड़ सकती हैं, पेनल्टीज की इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, इन सारी चीजों को समझने वाला। स्कोप 1 2 3 मिशन के ऊपर हमने बात कर ली। और वाटर, कौन सी फसल उगाने पे कितना पानी चाहिए होता है उसे, तो शायद हम एग्रीकल्चर का जब इंडस्ट्री देखेंगे तो वहां हमारे लिए पानी का इस्तेमाल जो है वो भी एक मैट्रिक्स होगा जिसको हमने बताना होगा। तो अब शायद एक एंगेजमेंट लीडर को शायद ये ना पता हो कि कौन सी मतलब गन्ने की फसल है तो वो ज़्यादा पानी खाती है और शायद चावल की फसल जो है वो इतना ज़्यादा पानी लेती है तो गंदम पे पानी ना होने के बराबर चाहिए होता है। क्यों? जब आपने ये एश्योरेंस देनी है तो एश्योरेंस में क्लाइंट आपसे कहेगा हमारी 6 फसलें थी हमारा उस पे पानी लगा। तो आपको एग्जैक्टली शायद नहीं पता कि किस तरह की फसल कितना पानी कंज्यूम करती है, तो शायद इसके लिए आप कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ जाएँ। तो एक्सपर्ट्स बहुत सारी जगह पे यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर एक्सपर्ट इन्वॉल्व हुआ तो आपकी ज़िंदगी आसान हो गई। आपने एक्सपर्ट को बुलाया, उसने अपनी रिपोर्ट दी, आपने रिपोर्ट देखी और आपने रिपोर्ट दे दी। आप तो मिडलमैन बन गए। ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी मुझे ही लेनी है क्योंकि साइन किसने करने हैं? साइन मैंने करने हैं। अब वो आके कहेंगे जी आपने ये एश्योरेंस दी है कि इनका पानी की जो वो है बहाव है वो इस तरह का है, इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी आपने उसको ओके कर दिया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, आपने तो एश्योरेंस सही की नहीं। आप कहेंगे जी बस मुझे खबीस एक्सपर्ट टकर गया था वो धोखा दे गया। तो वो कहेंगे ना मतलब ये आप किस किस्म के सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसको एक एक्सपर्ट धोखा दे गया। तो प्रॉब्लम ये है कि एक्सपर्ट बाय डेफिनेशन वो है जिसके पास वो नॉलेज है जो हमारे पास नहीं है, और फिर हमें कहा जा रहा है कि उसकी नॉलेज की बेस पे जो वो काम करे आपने उसके ऊपर एश्योरेंस देनी है। तो इसका मतलब है उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए मुझे कुछ 3 एवेन्यूज पे काम करना है। सबसे पहले तो उसे इवैल्यूएट करना है, जिस बंदे को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी कंपेटेंस कैसी है, उसकी कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, उसकी ऑब्जेक्टिविटी कैसी है, मैं जिसको यूज़ कर रहा हूँ क्या वो इंडिपेंडेंट है, मैं जिसको यूज़ कर रहा हूँ क्या उसका इनके साथ यारी दोस्ती तो नहीं, मैं जिसको यूज़ कर रहा हूँ क्या उसके पास उस फील्ड की महारत भी है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी सर्टिफिकेशंस क्या है, वो कितने अरसे से इंडस्ट्री में बैठा हुआ है, तो उसकी कंपेटेंस, उसकी कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? एक इंतहाई तूफानी आदमी है लेकिन सिंगापुर बैठा हुआ है, मेरे तो नहीं काम आने वाला। तो कैपेबिलिटी है वो कितना टाइम दे सकता है, वो कितना अवेलेबल हो सकता है, क्या वो मेरे कहने पे काम कर सकता है, क्या मेरे बजट में काम कर सकता है। तो उसकी कंपेटेंस, वो खुद कितना तूफानी है, कैपेबिलिटी मैं उससे कितना काम करवा सकता हूँ या वो ये वाला काम कितना करके दे सकता है, एंड उसकी इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी यानी उसकी इंडिपेंडेंस। हम डिफरेंट तरह की सिचुएशंस देखेंगे, देखेंगे कोई थ्रेट वगैरह कोई इस तरह के मामला तो नहीं है, फिर उसकी फील्ड की एक्सपर्टीज को समझेंगे, वो एक फील्ड का चैंपियन है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं जगह पे ऑडिट करने जाऊँ, सॉरी अश्योरेंस देने जाऊँ और वहाँ पे वो कहें कि जी ये हमारा गैसेस का डाटा है, मैंने कहा अच्छा गैसेस का एक्सपर्ट ले आते हैं, और एक बंदा किनारे पे मोहल्ले के खड़ा कुछ गुब्बारों में एक गैस भर रहा था। गैस का तो ये भी एक्सपर्ट है, इसको पता है कि गुब्बारे में कितनी गैस डाली जाए तो वो गुब्बारा हवा में उड़ता है, कितनी गैस से वो एक मुनासिब परवाज़ रखेगा और कौन सी ऐसी गैस है जिससे सिर्फ हवा भरी जाएगी लेकिन वो उड़ेगा नहीं। अच्छा तो फिर शायद गैसेस का एक एक्सपर्ट वो भी होगा जो कि सीएनजी भर के दे रहा होगा। शायद उस पंप पे भी किसी बंदे को पता होगा कि जो कंप्रेस नेचुरल गैस है ये किस हद तक कंप्रेस हुई भी होती है, इसमें कितनी चीज़ मौजूद हो तो इसका क्या मामला आते हैं, तो गैसेस को तो ये भी जानता है। तो गैसेस को तो एक बंदा वो भी जानता होगा जो किसी भी कान के अंदर कौन-कौन सी जहरीली गैसेस ज़मीन से इतने फुट जब नीचे आते हैं तो वहाँ इमिट होना शुरू हो जाती हैं। तो गैस गैस के अंदर को 25 तरह की स्पेशलिटीज़ होंगी। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ डॉक्टर, तो आप कहते हैं सर कौन-सा डॉक्टर? आँख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, ज़ुबान का डॉक्टर, पेट का डॉक्टर, गुर्दों का डॉक्टर, फेफड़े का डॉक्टर, दिल का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर। तो इनको इतना हल्का नहीं लेना। इनकी फील्ड में भी आपने वर्ड गैस सुन के नहीं समझ लेना कि अच्छा बस ठीक है गैसेस के सारे मसले ये वाला बंदा रिज़ॉल्व कर देगा। और जब आगे कहे जी कौन-सी गैस का मसला? आप कहेंगे तेज़ाबियत वाली गैस का मसला है, मैंने सेहरी बहुत ज़्यादा कर ली थी। तो उसकी फील्ड की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि वो कौन-सी फील्ड का है और मुझे कौन-सी फील्ड में बंदा चाहिए। उसके साथ एग्री कर लेना है, भाई तुमसे मैं ये काम करवाऊँगा, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी होंगी, मेरी ज़िम्मेदारी होंगी, तुमने मुझे यूँ रिपोर्ट करनी होगी, ये तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर होगा, तुम उसके मुताबिक काम करोगे, तुम मुझे इस तरह से वो करोगे।
एक्सपर्ट के साथ एग्री कर लें राइटिंग जहां अप्रोप्रिएट हो कि कौन सी नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव होंगे उसके और क्या रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज होंगे। स्टैंडर्ड ने मैं सजेस्ट किया है कि आपको राइटिंग में उसके साथ चीजें तय कर लेनी चाहिए। तो पहली बात ये कि बंदा अच्छा लेके आना है, फिर उसकी फील्ड को समझना है, फिर उसके साथ चीजें एग्री कर लेनी है। जब बंदा अच्छा लेके आना है और बंदे को समझना है तो उसकी कौन कौन से बेंचमार्क्स हैं, आप एक्सपर्ट से डिफरेंट तरह की इंक्वायरी करके समझेंगे वो कैसा है। आप उसके वर्किंग पेपर्स को देखें। आप एक्सपर्ट लेके आए, आपने कहा कि एक्सपर्ट मैं लेके आऊंगा बड़ा कंपिटेंट सा। ये कंपिटेंट एक्सपर्ट पे कोई सी 4-5 निशानियां क्या होंगी? उसकी डिग्री, उसका वर्क एक्सपीरियंस, वर्ड ऑफ माउथ इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, अपनी ही फर्म में मौजूद या अपनी ही दुनिया में मौजूद लोगों से पूछ लिया, हमारा को पास एक्सपीरियंस रहा हो, उसकी कोई टेक्निकल बुक्स वगैरह हो, कोई आर्टिकल्स हो, कोई पब्लिश चीजें आती हो, कुछ इस तरह से कोई सर्टिफिकेशन हो, कोई अटेस्टेशन हो, कोई उसको एक्रेडिटेशन मिली हुई इंटरनेशनली, हमारे लिए अच्छा आदमी है जी। उसकी रिप्यूट ओवरऑल कैसी है। देन अब हम उसके बंदे के काम को चेक करेंगे। काम को चेक करने का मतलब ये कि हम अक्सर उससे पूछेंगे भाई तुम ये काम कैसे करो, ये काम कैसे करो, इसमें ये किस तरह से, इसमें ये किस तरह से। आपने उसे आगे कहा कि भाई इनकी जो ये गैस की मिशन थी इसमें मीथेन और जो है CO2 को आपस में सेग्रीगेट कैसे किया। उसने कहा जम्बूडा फ्रेमवर्क के मुताबिक। अब पता नहीं वो तो कोई भी अजीब सा नाम ले लेगा ना, तो कम से कम गूगल पे जाके, जीपीटी पे जाके, किसी एआई टूल पे जाके समझें भाई जम्बूडा फ्रेमवर्क क्या होता है। वो होता है जम्बूडा फ्रेमवर्क वो होता है जो इस तरह से 4 तरह की गैसेस में से 2 को यूं करता है, 2 को यूं करता है और उसके बाद उस पे फलाना क्राइटेरिया अप्लाई करता है। उधर से समझ लिया। अब इसके पास आके कहा जी जम्बूडा फ्रेमवर्क है, इसके मुताबिक तुमने गैसेस सेग्रीगेट तो कर दी, मल्टीप्लाई किस रेट से किया है। उसने कहा जी वो इमिशन की कैलकुलेशन होती है, आपको समझ नहीं आएगी। हमने कहा वो हमें पता है, वो इमिशन की जो कैलकुलेशन है उसमें कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया तुमने। अब उसे, अब वो गोली नहीं दे सकता, उसे समझ आ गई कि ये पढ़ के आ रहा है। अगर आप इतने चैंपियन होते तो आप खुद ही काम कर लेते। इतने चैंपियन तो हम नहीं है, लेकिन हमें वो फ्रॉड नहीं कर सकता। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर ले लेनी है उसकी फील्ड की कि वो क्या है। अपने आप को थोड़ा सा आईटी बेस पे थोड़ा सा इतना इक्विप जरूर कर लेना है। कैसे इक्विप करेंगे? किसी एआई टूल की मदद से। और आहिस्ता आहिस्ता फर्म्स क्या करेंगे, अपने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाना शुरू कर देंगे कि आप जिस भी जगह एश्योरेंस देने गए हैं आपको एक डॉक्यूमेंटेशन से पता लग जाए कि किस किस किस्म की चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। तो आप उसे इंक्वायरी करें, उसके वर्किंग पेपर, उसकी रिपोर्ट्स उसको रिव्यू करें, उसको काम करते हुए ऑब्जर्व करें, देखें वो कैसे काम कर रहा है, उसके काम करने का पैटर्न क्या है, वो कौन सी रिपोर्ट्स यूज कर रहा है, कौन से फ्रेमवर्क यूज कर रहा है। थर्ड पार्टी से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। आप सिलेक्टेड उसकी ऐसी कैलकुलेशन जो आपके लिए करना ईजी है, आप भी उसको रीपरफॉर्म करके देख सकते हैं कि आपका भी वही नतीजा निकला जो उसने आपको बताया है। इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या है? आप उसकी फाइंडिंग्स को देखेंगे वो रेलेवेंट और रीजनेबल कितनी लग रही है आपको। आप उसकी असम्पशंस और उसके मेथड्स को देख के समझेंगे कि उसमें आपको कोई डाउट तो नहीं हो रहा। उसने क्या असम्पशन यूज किए, जैसे मैंने कहा ना जम्बूडा फ्रेमवर्क, तो सर्च करें कि जम्बूडा फ्रेमवर्क का इस दुनिया से ताल्लुक है या एवं इसने कोई भी फ्रेमवर्क जो आता था उठा के चिपका दिया यहाँ पे। तो उसके मेथड्स, उसकी असम्पशंस, उसकी फाइंडिंग्स, उसका वो कौन सा सोर्स डाटा था, किन चीजों पे उसने काम किया था। जब आप इनको कलेक्टिवली देखेंगे तो आपको एक हौसला हो जाएगा कि यस इस बंदे ने हमारे पर्पस के लिए अच्छा काम किया है। तो सबसे मुश्किल बात यह है कि आप एक ऐसा बंदा लेके आए जिसको वो पता है जो आपको नहीं पता, और उसके बाद आपने उसके काम के ऊपर साइन करना है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह रहे कि हम वो काम करें, हम इतनी अंडरस्टैंडिंग ले लें कि हमें इतना आराम से धोखा ना दिया जा सके। दूसरा, बंदा कंपिटेंट कैपेबल किस्म का लेके आए, इंडिपेंडेंट भी हो तो बंदा अच्छा होगा तो चांसेस हैं थोड़ा सा काम खराब होने के कम। थोड़ा सा हमें पता होगा तो हमारे साथ धोखा करे इसके चांस कम हो जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा सा हमने साथ साथ उसको देखा होगा, बातें की होंगी, उसके काम को देखा होगा, उसकी assumptions को देखा होगा, उस पर गौर किया होगा। तो अगेन मुझे एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं चाहिए, लेकिन याद करें ऑब्जेक्टिव 2 थे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि मैं रीजनेबल एश्योरेंस हासिल करूं और दूसरा था दुनिया को रिपोर्ट में बताऊं। तो सबसे पहले मैं एंगेजमेंट लीडर समझूं कि इस एक्सपर्ट ने जो काम किया क्या वो मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है। बात समझ आ रही है? मजा आना शुरू हुआ था कि टाइम खत्म हो गया जी। कितना मजेदार बात है। इन्होंने कहा काम करें, हम ये सारे काम ना करें, हम एक और एक्सपर्ट ले आए जो पिछले एक्सपर्ट के काम को चेक करे। देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि यार वो ना, मुझे पता लगा मार्केट में एक बंदा है, एक चाइनीज है, बड़ा जबरदस्त मोटिवेशन देता है। मैं सोच रहा हूँ एक दिन आपके साथ उसका सेशन रखूंगा, आपको मोटिवेशन दे। एक्सपर्ट को लेके आया, उसने अंदर आके चिंग टिंग पिंग चिंग पोंग करके तकरीर कर दी। मोटिवेशन आपको मिली नहीं, क्योंकि आपको उसका समझ ही नहीं थी, उसके पास वो स्पेशलिटी जो आपके पास नहीं थी। आपने मुझे कहा कि सर इस बंदे की मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा मसले कोई नहीं, मैं इसको समझाने के लिए एक और चाइनीज लेके आऊंगा। उस चाइनीज को मैंने सामने बिठाया, मैंने कहा जब ये तकरीर करो तो तुमने सुनना है। सुनता रहा। जब तकरीर खत्म हो गई मैंने कहा तुम सामने आके बताओ इसने क्या कहा। उसने आगे कहा चिंग पिंग चिंग चोंग। प्रॉब्लम तो वही है ना, एक्सपर्ट पे एक्सपर्ट के साथ वही मसला दोबारा हमें आ जाएगा जो पहले आया है। तो शायद हमें थोड़ा सा समझना है कि ये चाइनीज लैंग्वेज क्या है। हो सकता है क्लास में हम कोई एक ऐसा एआई टूल ले आए जिसमें वो बोल रहा हो और साथ साथ वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बता रहा हो। हम कम से कम अपना कॉमन दिमाग इस्तेमाल करके इस लेवल पे आ जाएं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा ना हो। क्योंकि वो अपनी फील्ड का चैंपियन है, वो फिर भी हमें धोखा दे सकता है, लेकिन हम इतनी रीजनेबल एश्योरेंस ले लेंगे हमारे साथ बहुत जरूरत से ज्यादा बड़ा भयानक मजाक ना हो जाए, हम अपने आप को किसी हद तक सिक्योर कर लें। डन, बस सही है। फिर वही खत्म करते हैं। जो अगला वाला टॉपिक है वो आज नहीं, वो अगले लेक्चर पे डालते हैं। अब अगला लेक्चर हमारा जरा थोड़ा सा बड़ा हुआ करेगा इंशाल्लाह ताला। जी, इन्होंने जी एक्सपर्ट की डेफिनेशन नहीं डाली, क्योंकि एक्सपर्ट को इन्होंने उसी टोन में यूज किया जो उसे पीछे चला रहा है। यानी कि अभी तक ना ये एक्सपर्ट के ऊपर एक स्टैंडर्ड प्लान कर रहे हैं, तो ये अभी सेफ खेल रहे हैं। अभी एक्सपर्ट का मतलब एक्सपर्ट, लेकिन ये आगे पूरा स्टैंडर्ड दे देंगे जिसमें फिर एक्सपर्ट की कई किस्में बताएंगे, इंटरनल एक्सटर्नल। हाँ फिलहाल एक्सपर्ट, ठीक है।